Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। बंगाल की राजनीति पर सबसे विस्फोटक विश्लेषण देखने के लिए आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि पहचान, डर और प्रशासन के इस्तेमाल की कहानी है। यह कहानी शुरू होती है बिहार से और खत्म होती है बंगाल के भविष्य पर। अगर आप राजनीति को गहराई से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, क्या आपको याद है नवंबर 2025 की वो रात जब बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आए तो देश की राजनीतिक ज्योग्राफी में एक बहुत बड़ा भूचाल सा आ गया। कहने को तो वह बिहार का चुनाव था, लेकिन उसकी गूंज सीधे बंगाल की राजधानी कोलकाता तक पहुंची। बिहार में एनडीए को 243 में से 202 सीट्स मिली। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक संक्रमण था। आज बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के किले की दीवारों पर दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। बिहार का यह परिणाम बंगाल के लिए सिर्फ एक संकेत नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट है। अगले करीब 10-11 मिनट में हम समझेंगे कि बिहार के उस भूकंप ने बंगाल में क्या क्या बदला है और 2026 में कौन सी ताकतें सत्ता का फैसला करेंगी। बिहार के नतीजे बंगाल के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि भाजपा ने साफ कह दिया है कि वह बिहार के सफल हुए फॉर्मूले को बंगाल में लागू करेगी। बिहार का जीत सिर्फ सीटों की नहीं थी, यह एक मिथक के टूटने की जीत थी। एमवाई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ की अवैध होने का मिथक। आरजेडी का कोर वोट शेयर यानी लगभग 30% तो बरकरार रहा, लेकिन यह काफी नहीं था। आखिर क्या हुआ? बीजेपी ने इसके जवाब में अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी ईबीसीज, महादलितों और गैर यादव ओबीसीज को एकजुट कर दिया। जब एनडीए को 46.5% वोट मिले तो आरजेडी का पारंपरिक गढ़ संख्या बल के सामने टिक नहीं पाया। बंगाल में इसका मतलब क्या है? बंगाल में टीएमसी भी एक मुस्लिम प्लस समीकरण पर टिकी है। अगर बीजेपी बिहार की तरह यहाँ भी हिंदू उपजातियों एससी, एसटी, ओबीसी का ध्रुवीकरण कर पाती है तो टीएमसी का 30% अल्पसंख्यक वोट बैंक उसकी ताकत नहीं बल्कि सीलिंग बन जाएगा। बिहार ने बंगाल को 3 महत्वपूर्ण हथियार दिए हैं जिनका इस्तेमाल अब किया जा रहा है। महिला वोट को बेअसर करना। बिहार में नीतीश कुमार को महिला वोटरों ने एंटी इनकम्बेंसी से बचाया था। बंगाल में ममता बनर्जी के पास लक्ष्मी भंडार का सुरक्षा कवच है। बीजेपी अब कल्याण यानी वेलफेयर और पहचान यानी आइडेंटिटी की दोहरी रणनीति लेकर आ रही है ताकि ममता बनर्जी का यह लाभ खत्म किया जा सके। दूसरा, घुसपैठ की कहानी को वैध ठहराना। बिहार चुनाव से पहले एक प्रशासनिक प्रक्रिया हुई थी, एसआईआर। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक करीब 65 लाख फर्जी वोटरों को हटाया गया था। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र का शुद्धिकरण बताया है। और तीसरा है प्रधानमंत्री जी का संदेश। और इसी जीत के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साफ ऐलान किया था कि बिहार तो सिर्फ ट्रेलर है, बंगाल अगला है। इस संदेश में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट की जांच को सीधे चुनाव से जोड़ दिया। दोस्तों, 2026 का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कोई उम्मीदवार या मैनिफेस्टो नहीं है बल्कि एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। मतदाता सूची का स्पेशल गहन सुधार, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर। एसआईआर क्या है? चुनाव आयोग ईसीआई ने बंगाल में घर घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच का आदेश दिया है। तो विवाद क्या है? बीजेपी का आरोप क्या है? लाखों अवैध घुसपैठिया, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स, जिनका इशारा बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की ओर है, वोटर लिस्ट में शामिल है और एसआईआर इन्हें हटाकर सीमावर्ती जिलों की आबादी को ठीक करेगी। दूसरी बात है टीएमसी का पलटवार। टीएमसी इसे एक लक्षित हथियार मानती है। उनका कहना है कि गरीबों, अल्पसंख्यकों और शरणार्थियों को डुप्लीकेट बताकर जानबूझकर हटाया जा रहा है। यह मतदाताओं को हटाने की साजिश है। यह विवाद इतना बढ़ गया है कि यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जो बंगाल के मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अलग से सुनवाई कर रहा है। यह सिर्फ कागजों की लड़ाई नहीं है, इसका मानवीय मूल्य चुकाया जा रहा है। टीएमसी का दावा है कि नवंबर 2025 के अंत तक 40 लोग, जिनके 4 बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ भी शामिल हैं, इस अत्यधिक तनाव और अमानवीय कार्यभार के कारण मर चुके हैं। यह एक बहुत गंभीर आरोप है। खून से सने हाथ का बयान। टीएमसी के प्रतिनिधि मंडलों ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला करते हुए
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हाथों पर खून होने का आरोप लगाया है। यह बयानबाजी क्यों हो रही है, क्यों की जा रही है? टीएमसी जानती है कि इस तरह के आरोप लगाकर वह अपने वोट आधार को मजबूत कर सकती है। यह कहकर कि ईसीआई केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहा है, राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मौतों की जांच करें कि क्या वे एसआईआर से संबंध काम के दबाव में कारण हुई है। यह दिखाता है कि राज्य और केंद्र की संवैधानिक संस्था यानी ईसीआई के बीच कितना ज्यादा तनाव है। बंगाल 2026 के समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण समुदाय मतुआ है। यह 30 से 40 विधानसभा सीटों पर निर्णायक प्रभाव रखता है। ये नाम शूद्र यानी दलित शरणार्थी समुदाय है। वे जाल में क्यों फंसे हैं? सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम लागू होते ही उनमें एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी यानी अस्तित्व का डर पैदा हो गया है। समझिए सीएए का जाल। तो सीएए के तहत नागरिकों के लिए आवेदन करने के लिए आपको अनिवार्य रूप से यह घोषित करना होगा कि आप 2014 से पहले धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भारत आए थे। टीएमसी चेतावनी दे रही है कि जैसे ही आप खुद को शरणार्थी घोषित करते हैं, प्रभावी रूप से मानते हैं कि आप वर्तमान में विदेशी हैं, और अगर आप विदेशी माने जाते हैं तो चल रही एसआईआर प्रक्रिया में आपको वोटर लिस्ट से तुरंत हटा दिया जाएगा, इससे पहले कि आपको नागरिकता मिले। यानी आप स्टेटलेस हो सकते हैं, यानी राज्य विहीन हो सकते हैं। इस डर से कुछ मतुआ भूख हड़ताल पर चले गए हैं। यह समुदाय अब बटा हुआ है। एक घड़ा सीएए के पक्ष में है, शांतनु ठाकुर बीजेपी, और दूसरा टीएमसी के साथ है, ममता बाला ठाकुर टीएमसी। इतने तूफानों के बावजूद टीएमसी अभी भी एक मजबूत चुनावी मशीन है। उसका सबसे शक्तिशाली हथियार है लक्ष्मी भंडार योजना। लक्ष्मी भंडार सुरक्षा कवच क्या है? यह योजना 2.2 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को नकद सहायता देती है। 2024 के चुनावों में इसी योजना को तराजू पलटने का श्रेय दिया गया था, लेकिन इसकी स्थिरता सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट्स ये हैं कि राज्य सरकार को इन कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए बुनियादी ढांचे के बजट से कटौती करनी पड़ रही है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, नए गार्ड और पुराने गार्ड के बीच में संघर्ष जारी है। कैलेंडर विवाद कैसे जैसे मामले, जहां अभिषेक की तस्वीर बड़ी छपी थी, इस दरार को दिखाते हैं। हालांकि 2026 के खतरे को देखते हुए दोनों अब एसआईआर विरोधी विरोध प्रदर्शनों में एक साथ दिख रहे हैं। और आखिरी बात है भ्रष्टाचार का धब्बा। कैश फॉर जॉब्स घोटाला, जिसमें 26,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द की गई थी। शहरी मध्यम वर्ग और युवाओं के बीच टीएमसी की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रही है। 2025 की बीजेपी 2021 वाले कैओटिक बीजेपी से अलग है। बिहार की जीत ने उन्हें रणनीतिक स्पष्टता दी है। 2021 में उनके पास सीएम चेहरा नहीं था। अब विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के प्रभावी रूप में मुख्यमंत्री पद बागडोर संभाल ली है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी और अपनी निजी जीत के कारण उनका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा है। उन्होंने 2026 तक ममता बनर्जी को पूर्व मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। बीजेपी के बंगाल यूनिट को 5 ऑपरेशनल जोन में बांटा है। उन्होंने बिहार अभियान के अनुभवी रणनीतिकारों को यहाँ तैनात किया है ताकि बूथ प्रबंधन की कमियां को दूर किया जा सके। बीजेपी अब सिर्फ ध्रुवीकरण पर निर्भर नहीं है। बिहार के पसमंदा मुसलमानों के साथ सफल चुनाव के बाद बीजेपी अब बंगाल में राष्ट्रवादी मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसका लक्ष्य है कि या तो अल्पसंख्यक वोट का एक हिस्सा जीतना या कम से कम टीएमसी के खिलाफ होने वाली सामूहिक वोटिंग को कमजोर करना। 2025 के अंत में एसआईआर का डर से कुछ अवैध आप्रवासी बांग्लादेश वापस चले गए। बीजेपी इसे सत्य की पुष्टि के रूप में पेश कर रही है। ये इन तस्वीरों का उपयोग सीमावर्ती जिलों के हिंदू वोटों को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। एक मजबूत तीसरे मोर्चे की जगह बंगाल में नाटकीय रूप से सिमट हो चुकी है। बिहार में कांग्रेस 61 में से केवल 6 सीटें जीत पाई। राष्ट्रीय स्तर पे वे टीएमसी के सहयोगी इंडिया ब्लॉक में हैं, लेकिन राज्य में कड़वे प्रतिद्वंदी हैं। ममता बनर्जी उन्हें जगह देने को तैयार नहीं है। अब वाम दल लेफ्ट की बात करते हैं। सीपीआईएम अपनी बंगला बचाओ यात्रा के माध्यम से फिर से जमीन हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन
उनका पारंपरिक वोटर अक्सर टीएमसी को हराने के लिए बीजेपी को वोट दे देता है। इसे राम बाम घटना कहा जाता है। वाम दल इस बदलाव पलटने के लिए संघर्ष कर रहा है। नौशाद सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ टीएमसी के अल्पसंख्यक वोट से सेंध लगा रख सकती है। टीएमसी से केवल 2 से 3% वोट भी अगर आईएसएफ ले जाती है तो बीजेपी के लिए जीतना आसान हो जाएगा। शहरी मध्यम वर्ग 3 तरह के दबाव झेल रहे हैं: आय में ठहराव, महंगाई और बुनियादी ढांचे की कमी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले जैसी सामाजिक घटनाओं से इस वर्ग को टीएमसी से और दूर कर दिया है। अब बिहार के परिणाम, एसआईआर संकट और सामाजिक कारकों के आधार पर हमने 2026 के लिए 3 संभावित परिदृश्य तैयार किए हैं। एक, बीजेपी की जीत, इसकी संभावना करीब 55% है। बिहार की गति, एसआईआर द्वारा टीएमसी के 3 से 5% वोटों को हटाना, मतुआ समुदाय का सीएए को प्राथमिकता देना, अल्पसंख्यक वोटों का टूटना आईएसएफ के कारण। सिनारियो नंबर बी, टीएमसी की जीत, इसकी प्रोबेबिलिटी 40%, 40%। लक्ष्मी भंडार सुरक्षा कवच अटूट है। एसआईआर के कारण हमदर्दी की लहर पैदा होना, मतुआ समुदाय का विदेशी कहलाने के डर से टीएमसी के साथ लौटना। और सी, त्रिशंकु विधानसभा, इसकी संभावना 5% है। लेफ्ट या आईएसएफ का अप्रत्याशित रूप में अच्छा प्रदर्शन, इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। अब नतीजे की बात करें तो बीजेपी करीब 150 से 160 सीटें, टीएमसी करीब 160 से 170 सीटें। सो अंतिम फैसला क्या है? दोस्तों, संभावनाएं बदल गई हैं। 2011 के बाद पहली बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन की पॉसिबल आउटकम बन रही है। टीएमसी आज भी मजबूत है, लेकिन बीजेपी के पास एसआईआर का प्रशासनिक दबाव और बिहार का मनोवैज्ञानिक बढ़त है। इस चुनाव का असली निर्णायक कारक क्या होगा? यह इस पर निर्भर करेगा कि वोटर लिस्ट कैसे फाइनल की जाती है और मतुआ समुदाय नागरिकता की उम्मीद चुनता है या मौजूदा सुरक्षा को चुनता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारा शो खत्म होता है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द मिलेंगे। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content.